हेलो दोस्तों, यदि आप शिक्षक भर्ती का सपना देखे हो तो आप लोगों का ये सपना साकार होने वाला है। क्योंकि दोस्तों बिहार में एक बार फिर से 1,38,000 करके लगभग पद रिक्त हैं जो ट्राई 4 के नाम से भर्ती किए जाएंगे। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को पता होगा बिहार में 3 शिक्षक भर्तियां हो चुकी हैं और ये जो भर्ती है चौथी भर्ती होने वाली है। इसमें दोस्तों भर्तियों की संख्या तो है लेकिन अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आप लोग तैयारी शुरू कर दो। इसलिए मैंने आप लोगों को बिहार स्पेशल करवाना शुरू कर दिया है। ये मेरा ट्राई 4 का फर्स्ट वीडियो है, आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो पहले, दूसरे और तीसरे टीचर भर्ती एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए थे, तो चलिए देखते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। 4 विकल्प दिए हैं, आप लोगों को उसमें 5 विकल्प मिलेंगे। पहला है भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा केला उत्पादन की बात की जाती है तो इसमें आता है हाजीपुर। हाजीपुर दोस्तों केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि बिहार मतलब भारत देश में मकान नहीं दोस्तों, मखाने, जिनको हम बोलते हैं मखाने की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है। उत्तर प्रदेश में होती है, केरल में होती है, बिहार में होती है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बिहार में जो होती है दोस्तों मखाने की खेती सबसे अधिक की जाती है। मखाने आप लोगों ने देखे होंगे, वो सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती है, बिहार राज्य में की जाती है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण बिहार राज्य किस क्षेत्र में स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य किस क्षेत्र में स्थित है। मैदानी क्षेत्र में है, ताल क्षेत्र में है, पठारी क्षेत्र में है या इनमें से किसी क्षेत्र में नहीं है। तो याद रखिएगा संपूर्ण बिहार राज्य जो है वो मैदानी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। संपूर्ण बिहार दोस्तों एक मैदानी क्षेत्र में पड़ने वाला क्या है, राज्य है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी से सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कब प्रदान की थी। तो क्या क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कब प्रदान की थी, दीवानी कब प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765 या 29 अगस्त 1765। दोस्तों ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला है, सभी विकल्प में क्या दिया है 1765 दिया है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। इसके बाद में कुछ आप लोगों को बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, इनको भी साथ में ही देखते चलते हैं। दिया है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। बिहार का राजकीय पशु क्या है, गाय, बैल, कुत्ता, घोड़ा। तो याद रखिएगा बिहार का जो राजकीय पशु है वो है बैल। राजकीय पशु बिहार का दोस्तों बैल है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, हंस है, मोर है, कोयल या गौरैया। तो दोस्तों बिहार का राजकीय पक्षी की अगर बात किया जाता है तो वो होता है गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, बिहार की राजधानी पटना में है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है, पटना में है। जैसे उत्तर प्रदेश का दोस्तों कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, और उसकी खंडपीठ कहाँ है दोस्तों, लखनऊ में है। वहीं दोस्तों बिहार का उच्च न्यायालय और राजधानी दोनों पटना है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं या 11 हैं। बिहार में दोस्तों अगर प्रमंडल की बात की जाए तो बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। अगर बात की जाए
जिलों की, तो जिले कितने हैं दोस्तों? 38 जिले हैं। अगर अनुभाग की बात की जाए तो मतलब अनुमंडल कितने हैं दोस्तों? प्रमंडल तो 11 हैं। अगर अनुमंडल की बात की जाए तो कितने हैं? 101 हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तो सबको पता होगा कितने ज़िले हैं दोस्तों बिहार में, कि बिहार में कितने ज़िले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38। बिहार में 38 ज़िले हैं और प्रमंडल कितने थे? 11 थे। अब देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि बिहार में कितने अनुमंडल हैं। तो अभी हमने बताया था कि बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? 101 है। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस करवाता रहूँगा जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आगे एग्ज़ाम में भी इनके पूछे जाने की संभावना है। अगला है कि बिहार राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार राज्य में बिहार राज्य में विश्वविद्यालय कितने हैं दोस्तों? 21 है, 23, 25 या 30। तो याद रखिएगा बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 21। मतलब 21 विश्वविद्यालय बिहार में है वर्तमान में। इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है। तो 4 विकल्प दिए हैं कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या दोस्तों किस ज़िले की है? मुंगेर की है, शेखपुरा की है, सीतामढ़ी की है या खगड़िया की है। तो याद रखिएगा सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला जो है शेखपुरा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा की है। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? बेगूसराय, दरभंगा, पटना या मधुबनी। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? पटना है। और ये बिहार की राजधानी भी है और यहाँ पर जो बिहार का उच्च न्यायालय वो भी पटना में ही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है। बिहार का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसका सबसे कम लिंगानुपात है? केवल बिहार राज्य की ही बात हो रही है। मुंगेर है, सहरसा है, औरंगाबाद है या मधेपुरा है। तो याद रखिएगा अगर सबसे कम लिंगानुपात की बात होती है बिहार के अंदर तो वो है दोस्तों मुंगेर। मुंगेर का सबसे कम लिंगानुपात है पूरे बिहार के ज़िलों में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है। अगर सबसे अधिक की बात होती है कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस ज़िले का है? समस्तीपुर का है, शिवहर का है, गोपालगंज का है या पटना का है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक के लिए क्या है दोस्तों? गोपालगंज है। और सबसे कम के लिए हमने पहले ही बताया है कौन था? मुंगेर। तो सबसे अधिक की बात की जाए, सबसे अधिक लिंगानुपात तो गोपालगंज और सबसे कम मुंगेर ज़िले का है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किस शैली की प्रमुख चित्रकार निम्नलिखित में से बिहार की चक्रवर्ती देवी थीं। जो चक्रवर्ती देवी थीं ये बिहार की प्रमुख चित्रकार थीं और दोस्तों ये किस शैली की थीं? तो याद रखिएगा बिहार में एक तो होती है मधुबनी पेंटिंग और एक होती मंजूषा शैली भी होती है, पटना शैली भी होती है। लेकिन जो चक्रवर्ती देवी थी तो याद रखिएगा ये किस शैली की थी? ये मंजूषा शैली की थी। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है। बिहार वैसे भी शिक्षा में पिछड़ा है लेकिन योग्यता में नहीं पिछड़ा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नौकरियां दोस्तों बिहार में ही हैं जितनी भी बड़ी पोस्ट की हैं, लेकिन वहाँ पर साक्षरता क्या है? सबसे कम है। तो अगर बिहार की ही बात की जाए कि सबसे कम साक्षर ज़िला कौन सा है तो वो है दोस्तों पूर्णिया ज़िला। इसकी जो साक्षरता है पूरे बिहार में सबसे कम है। याद रखिएगा बिहार में सबसे कम पूर्णिया। और बाद देश में तो बिहार की हालत आप लोग जानते ही होंगे। अगला है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है। तो बिहार का ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है? किशनगंज है, मुजफ्फरपुर है, सहरसा है या मधुबनी है। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? तो सबको पता होना चाहिए वो है किशनगंज। किशनगंज दोस्तों सबसे अधिक वर्षा वाला ज़िला है, यहाँ पर औसत से अधिक वर्षा होती है।
और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से वह नदी कौन सी है जो अपना पथ परिवर्तित करती रहती है, जिसे बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। जो नदी बराबर अपना पथ परिवर्तित करती रहती है, उससे क्या होता है, बहुत ही जन धन और दोस्तों की सभी की हानि होती है। तो दोस्तों बिहार का शोक किसी को बोलते हैं, वो है दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी है जो अपने क्या है दोस्तों, पथ परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कौन से ज़िलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। तो दोस्तों बिहार के कौन से ज़िले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, भागलपुर और समस्तीपुर के, पूर्णिया और मानभूम के, जमशेदपुर के या राजगीर के। तो याद रखिएगा जो पूर्णिया और मानभूमि है दोस्तों, इनके ज़िलों के कुछ हिस्से जो हैं किसको दिए गए थे दोस्तों, पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। कौन सी नदी है दोस्तों जिसमें त्रिवेणी नहर को पानी जाता है। तो याद रखिएगा सोन नदी है, मयूराक्षी, गंडक या कोसी। तो याद रखिएगा जो गंडक नदी है, गंडक नदी से क्या होता है दोस्तों, जो पानी जाता है ये त्रिवेणी नहर को जाता है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि त्रिवेणी नहर में पानी किस नदी से आता है, तो याद रखिएगा वो गंडक नदी से आता है। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहली बार बिहार राज्य में किनके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। बिहार में पहली बार किसके द्वारा दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था, नीतीश कुमार के द्वारा, सुशील मोदी के द्वारा, लालू प्रसाद के द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो याद रखिएगा अगर बात की जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण की, तो बिहार में सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाले थे सुशील मोदी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन से स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। कौन सा स्तंभ लेख था जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। मस्की का लघु शिलालेख, भाब्रू शिलालेख, रानी का स्तंभ शिलालेख या रुमिनदेई अभिलेख। तो याद रखिएगा जो मस्की का लघु शिलालेख है, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीता भूमि के अर्थशास्त्र के अनुसार क्या अभिप्राय है। सीता भूमि को दोस्तों अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, ना जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली ज़मीन या ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि। तो याद रखिएगा सीता भूमि के अर्थशास्त्र में क्या अभिप्राय है, तो याद रखिएगा वो है दोस्तों जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि होती है, इसे हम बोलते हैं सीता भूमि अर्थशास्त्र के अनुसार। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय में चालू मूल्यों पर भारत का कौन सा राज्य है। प्रति व्यक्ति अगर न्यूनतम आय की बात होती है तो सबको पता होना चाहिए, राजस्थान है क्या, गुजरात है, बिहार है या उड़ीसा है। प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय दोस्तों किस राज्य में है, तो याद रखिएगा वो है बिहार राज्य में। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, आप लोग वर्तमान में देख लीजिए कितनी है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि मगध में स्थित मौर्य वंश के शासनकाल की स्थापना किसने की थी। मगध में स्थित मौर्य वंश के शासनकाल की स्थापना किसने की थी। सम्राट अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या इनमें से किसी ने नहीं। तो याद रखिएगा मगध में मौर्य वंश की शासनकाल की स्थापना करने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि मगध का वह राजा कौन सा था जो सिकंदर महान के समकालीन था। सिकंदर महान के समकालीन कौन सा राजा था मगध का। महापद मनंद था, चंद्रगुप्त मौर्य था, सुकल्प था या घनानंद था। दोस्तों जो घनानंद ये किसके समकालीन था, ये सिकंदर महान के समकालीन था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय मगध का राजा घनानंद हुआ करता था। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन से स्रोत से पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। कौन सा दोस्तों
शिलालेख है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। दिव्यदान है, अर्थशास्त्र है, इंडिका है या अशोक के शिलालेख हैं। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन दोस्तों किससे मिलता है? इंडिका से मिलता है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि भांगर मिट्टी बिहार में कहाँ मिलती है? भांगर मिट्टी बिहार में कहाँ पर मिलती है? 4 जिले दिए हैं, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में, या पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम में, या गया, नालंदा, बोध गया, सासाराम, या गया, बोध गया, पूर्वी चंपारण या भागलपुर में। तो याद रखिएगा भांगर मिट्टी बिहार में दोस्तों कहाँ मिलती है? तो पहला जिला है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। इन जिलों में दोस्तों क्या है? भांगर मिट्टी मिलती है बिहार में। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सर्वप्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अगर बात की जाए दुनिया का पहला गणतंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो वो दोस्तों स्थापित किया गया था वैशाली में। और स्थापित दोस्तों किसने किया था? तो याद रखिएगा वो किया था लिच्छवी के शासकों ने। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1931, 1930 या 1931 में, या 1932 में, या 1935 में। तो याद रखिएगा बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1931 ईस्वी में। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध कौन से आंदोलन में हिस्सा, मतलब क्या क्वेश्चन कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में कौन से आंदोलन में हिस्सा था? असहयोग आंदोलन का था, खिलाफत आंदोलन का था, भारत छोड़ो आंदोलन का था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का था? तो दोस्तों चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन कौन सा था? तो वो था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय किस जगह पर है? भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय किस जगह पर है? दरभंगा में है, पटना में है, मधेपुरा में है, या आरा में है? तो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय दोस्तों याद रखिएगा दरभंगा में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए। सॉरी दोस्तों, दरभंगा में नहीं, कहाँ पर है दोस्तों? ये मधेपुरा में है भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कुलपति, ऐसे कौन से प्रसिद्ध कुलपति थे जो नालंदा विश्वविद्यालय के थे? ज्ञानचंद्र, शीलभद्र, या नागार्जुन, या प्रभामित्र? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो याद रखिएगा वो थे शीलभद्र। शीलभद्र दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति थे। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र निम्नलिखित में से बिहार में कौन से हैं? सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? गया है, फुलवारी शरीफ है, मुजफ्फरपुर है, या उपरोक्त सभी हैं? तो याद रखिएगा सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र बिहार में कौन से हैं दोस्तों? ये सभी हैं। याद रखिए गया में भी है, फुलवारी शरीफ में भी है, और मुजफ्फरपुर में भी हैं सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार के सबसे पहले महाकवि कौन हैं? बिहार के सबसे पहले महाकवि कौन हैं? वेद व्यास हैं, विद्यापति हैं, वाल्मीकि हैं, या शरण गुप्त हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा बिहार के सबसे पहले महाकवि कौन हैं? तो वो हैं दोस्तों विद्यापति। विद्यापति बिहार के पहले महाकवि हैं। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के बिहार राज्य की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं, मायावती हैं, या सुचेता कृपलानी हैं, या राबड़ी देवी हैं? तो याद रखिएगा बिहार राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं राबड़ी देवी। अगर सुचेता कृपलानी की बात की जाए तो ये कहाँ के हैं दोस्तों? यूपी के हैं। और मायावती भी दोस्तों यूपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। और ममता बनर्जी वर्तमान में और पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है
कि बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ पर प्राप्त हुई। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ पर प्राप्त हुई। वैशाली में प्राप्त हुई, बोध गया में, दीदारगंज पटना में या भागलपुर में। तो याद रखिएगा बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ पर प्राप्त हुई, तो वो प्राप्त हुई थी सुल्तानगंज भागलपुर में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। बिहार का सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है। अथर्ववेद है, आरण्यक है, उपनिषद है या सामवेद है। तो दोस्तों याद रखिएगा बिहार का सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है दोस्तों, वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद बिहार का सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोध गया में मगध विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। बोध गया में मगध विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो दोस्तों ये स्थापित हुआ था सन 1962 ईस्वी में। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का जो भी बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आएगा वो दोस्तों इन क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा पहला वीडियो है, इसके बाद में आप लोगों को कंप्लीट बिहार स्पेशल के वीडियो मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। राजगीर में हुई थी, समस्तीपुर में हुई थी या पावापुरी में या रांची में हुई थी। अगर बात की जाए महावीर जैन की मृत्यु, तो दोस्तों इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, पावापुरी में हुई थी महावीर जैन की मृत्यु। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बिहार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है, मतलब जाना जाता था। बौद्ध प्रदेश के नाम से, गुप्त साम्राज्य के नाम से या मगध प्रदेश के नाम से या इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता होगा बिहार को प्राचीन काल में मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि तेल शोधक कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है। तेल शोधक कारखाना सबसे विख्यात है दोस्तों, दरभंगा में है, पटना में है, बरौनी में है या मरकुंडा में है। तो याद रखिएगा दोस्तों बरौनी जो है बिहार का प्रमुख तेल शोधक कारखाना बरौनी में ही स्थित है। इसे बरौनी तेल शोधक कारखाना कहा जाता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली की स्थापना कब हुई। पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली की स्थापना दोस्तों कब हुई, 1940 में, 1967 में, 1945 या 1932। तो याद रखिएगा पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली की स्थापना हुई थी 1932 ईस्वी में। सॉरी दोस्तों 1932 नहीं, कितना है सन बहुत ही कन्फ्यूजन वाला होता है, आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लें। क्या होता है दोस्तों, वैशाली संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, 1945 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय हुआ था, अशोक के समय में, हर्ष के समय में, कालाशोक के समय या कनिष्क के समय में। बात की जाए चतुर्थ बौद्ध संगीति की तो दोस्तों ये हुई थी कनिष्क के शासन काल में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित अजगैबीनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है। बिहार में स्थित अजगैबीनाथ मंदिर किस जगह पर स्थित है, सोनपुर में स्थित है, सुल्तानगंज में या बोध गया में या पाटलिपुत्र में। तो याद रखिएगा अजगैबीनाथ मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है, जो बिहार में है ये है सुल्तानगंज में। सुल्तानगंज में दोस्तों अजगैबीनाथ मंदिर है और दोस्तों सुल्तानगंज बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुरातात्विक संग्रहालय बोध गया। अगर बोध गया की बात की जाए तो बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय कब स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा ये स्थापित किया गया था 1956 में। 1956 में बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय स्थापित किया गया था। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है। तो बिहार में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है, वैशाली को या बोध गया को, उदंतपुरी को या पाटलिपुत्र को। तो याद रखिएगा दोस्तों बिहार शरीफ कहा जाता है उदंतपुरी को।
उदंतपुरी को दोस्तों बिहार शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? कैनरा बैंक की, इलाहाबाद बैंक की, या पंजाब नेशनल बैंक की, या बैंक ऑफ बड़ौदा की? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो है इलाहाबाद बैंक। ये बिहार की पहली बैंक थी। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने दोस्तों प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में दिया था, वैशाली, पाटलिपुत्र या सारनाथ में? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ पर दिया था दोस्तों? वो दिया था सारनाथ में, जो दोस्तों कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध परिषद जो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, उसका संरक्षक कौन था? तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों पाटलिपुत्र में स्थापित की हुई थी, और इसके संरक्षक कौन थे? अजातशत्रु थे, काला अशोक थे, या कालाशोक थे, या चंद्रगुप्त मौर्य थे? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और उस समय शासक कौन था दोस्तों? उस समय शासक अशोक हुआ करता था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर बात हो रही बिहार की। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता की अगर बात की जाए, किस जिले में है? मधेपुरा में है, सारण में है, सिवान में है, या सहरसा में है? तो दोस्तों सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार में सहरसा जिले की है। यहाँ पर सबसे कम महिलाएं शिक्षित हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के बीच नरेगा योजना का खर्च किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया है 90-10। ये दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, केंद्र शासित प्रदेशों या दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है। वैसे बात की जाए कितना है दोस्तों? वर्तमान में 60:40 का है। पहले दोस्तों ये 75:25 का हुआ करता था, वर्तमान में 60-40 का है। और यहाँ पर जो दिया है 90 और 10, तो दोस्तों ये है केंद्र शासित प्रदेशों और पहाड़ी क्षेत्रों का है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो प्रसिद्ध जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पर था? पिपली वन में था, विक्रमशिला में था, कुंडग्राम में था, या वैशाली में था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सबको पता होना चाहिए, कुंडग्राम, जो वैशाली में पड़ता है। याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? कुंडग्राम में हुआ था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्धमान महावीर ने कहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति की थी? महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी, राजगृह में हुई थी, या नालंदा में, या पावापुरी में? तो कौन सा दोस्तों है? निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी महावीर स्वामी को? तो याद रखिएगा इनको निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 12 जनवरी 2001, 30 मार्च 2004, 19 जून सन 2002, या 16 अगस्त 2005? तो दोस्तों पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ जो हुआ था, ये हुआ था 19 जून 2002 को। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति हैं? रवि स्वरूप धवन, या राजेश बालिया, या दीपक कुमार सेन, या रणधीर वर्मा है? तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले बिहार के व्यक्ति कौन थे दोस्तों? वो थे रणधीर वर्मा। रणधीर वर्मा को दोस्तों अशोक चक्र प्राप्त हुआ था। बिहार में ये पहले नागरिक थे जिनको अशोक चक्र प्राप्त हुआ था। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अगर बात की जाए जनसंख्या घनत्व की, तो सबसे कम किस जिले का है? कैमूर का है, नालंदा का है, सहरसा का है, या पूर्णिया का है? तो सब याद रखिएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है बिहार के कैमूर जिले का है। यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजगृह का पुराना नाम क्या था?
राजगृह का पुराना नाम क्या है दोस्तों? मगध है, गिरिव्रज है, बसाड़ है या पाटलिपुत्र है? तो याद रखिएगा राजगृह का पुराना नाम गृहव्रज है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? दोस्तों अगर बात की है जनसंख्या घनत्व की तो दोस्तों अभी भी बिहार का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। अगर राज्यों की बात की जाए बड़े राज्यों की तो कौन सा है दोस्तों? प्रथम स्थान पर है बिहार राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? बिहार का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर मखदुम कुंड है? मनेर है, राजगृह है या बिहार शरीफ या फुलवारी शरीफ में? तो दोस्तों कौन सा स्थान है जहाँ पर मखदुम कुंड है? तो याद रखिएगा जो मखदुम कुंड है दोस्तों ये राजगृह में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में फाग राग गीतों की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? बिहार में फाग राग गीतों की रचना किसने की थी? नवल किशोर सिंह ने की थी, रजा शाह ने की थी, कवि विद्यापति ने की थी या बुकानन ने की थी? दोस्तों बिहार में फाग राग गीतों की रचना सबसे पहले करने वाले कौन थे? बिहार के पहले महाकवि विद्यापति। इन्होंने ही फाग राग गीतों का क्या किया था दोस्तों? नहीं, नवल किशोर सिंह ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा अगर फाग राग की बात होती है तो इसका गीतों की रचना करने वाले कौन थे? वो थे नवल किशोर सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किसके समय गाए जाते हैं? जो दोस्तों मिथिला व दरभंगा जिले में लगनी राग गाया जाता है ये किस अवसर पर गाया जाता है? तो दोस्तों विकल्प इसके देख लेते हैं। तो किस अवसर पर गाया जाता है? मुंडन संस्कार के अवसर पर या अंतिम संस्कार के समय या विवाह के समय या उपरोक्त सभी? तो याद रखिएगा दोस्तों जो लगनी राग होता है तो लगनी राग दोस्तों कब गाया जाता है? ये गाया जाता है विवाह के समय पर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विवाह के समय लगनी राग गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत करीब कितना है? अगर बात की जाए अनुसूचित जनजाति की तो बिहार में दोस्तों इसका परसेंट पाया जाता है कुल जनसंख्या का 1.3%। 1.3% दोस्तों अनुसूचित जनजाति पाई जाती है बिहार में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों मुंगेर। यहाँ पर दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? बिहार का कौन सा जिला है? यहाँ पर देखिए घुमा के पूछा गया है कि बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? तो दोस्तों वो जिला है गोपालगंज। यहाँ पर दोस्तों क्या है महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की संख्या से अधिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? अगर बात की जाए पंचायत के चुनाव जिनको हम साधारण भाषा में प्रधानी या जिला पंचायत या बीडीसी का चुनाव बोलते हैं तो ये दोस्तों किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें जिससे उनका भी भला हो जाए। अगला पार्ट देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।